ये स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर 2 के रेगुलर प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने खत्म कर दिए रेगुलर प्रैक्टिस में। और अब हम मूव कर रहे हैं सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन वाइज की आपको अलग नोटबुक बनानी है और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस वो अलग नोटबुक में ही आपको सॉल्व करना है। तो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस में आज हम एमसीक्यू सेक्शन ए जो है वो सेगमेंट डिस्कस कर रहेंगे ये वीडियो लेक्चर में, और सेक्शन बी से लेके बाकी के सेक्शन की प्रैक्टिस आपको नोटबुक में करनी है। और जो कोई डाउट या डिफिकल्टी हो वो आप मुझे बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा या उसको लाइव लेक्चर में या डाउट सॉल्विंग सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आज अभी हम देखने जा रहे हैं ये चैप्टर के एमसीक्यूज। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज, ऑफ कोर्स इट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, तो नेशनलिटी हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, तो ऑप्शन ए है एन एट्रीब्यूट। सेम ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, तो ड्रिंकिंग हैबिट जो है वो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, ऑप्शन ए होगा एन एट्रीब्यूट। फोर्थ, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस को भी हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, तो वो भी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए एन एट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सभी ऑप्शन ए है, वो बाय चांस ऐसा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम ओनली फाइनाइट और काउंटेबल नंबर, फाइनाइट फिक्स्ड यही होगा, और काउंटेबल नंबर वैल्यूज इन एन इंटरवल ए बी फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी विथ ए इज लेस देन बी। तो दो रियल नंबर ए और बी के बीच में कई सारे पॉसिबल नंबर है, लेकिन किसी फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ही अटेंड कर रहा है, ये ऐसा वेरिएबल है। वर्ड काउंटेबल भी आ गया तो आप उसको बोलोगे डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट कहां पर है, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी है डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, और सिर्फ काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकता है, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो 6 क्वेश्चन वही है, अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल ए बी फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी विथ ए लेस देन बी इज कॉल्ड, तो आप बोलोगे इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो यहां पर होगा ऑप्शन ए। शायद किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि सर ये कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है और ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स एमसीक्यू में आगे बढ़ेंगे, उस वक्त बाकी के एमसीक्यू भी देखेंगे, लेकिन यहां थोड़ा पॉज लेके एक बार हम ये देख लेते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। देखिए, वैसे देखा जाए तो वेरिएबल का ही मतलब हम करते हैं न्यूमेरिकल। एक्चुअली तो वेरिएबल दो टाइप के हैं, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, लेकिन नॉन न्यूमेरिकल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल और उसके लिए एट्रीब्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो सिर्फ वेरिएबल मतलब मैं मान के चलूंगा न्यूमेरिकल वेरिएबल। और ये वेरिएबल जो है वो दो टाइप के हैं, मतलब वेरिएबल जो नंबर में एक्सप्रेस करते हैं वो दो टाइप के हैं, या तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। अब इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सा टास्क है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से पहले समझिएगा, सुनने का ट्राई कीजिए। अ वेरिएबल विच कैन एज्यूम ओनली सर्टेन वैल्यू विद इन द गिवन रेंज। दो वेरिएबल की एक रेंज है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में, और वो गिवन रेंज में सपोज पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज ही कोई वेरिएबल अटेंड करता है,
or you can say there is a gap between two possible values. I am using the word possible values. तो हम उसको बोलेंगे discrete variable. The variable which can assume only certain value but not all the values within particular range, and there is a gap between two possible values, then it is discrete variable. And the variable which can assume any value between certain range or within certain range, and it has got no gap between two possible value, then it is continuous variable. अब इतना बोलने से समझ में नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो ये वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? फैमिली टू फैमिली ये वैल्यू चेंज होती है, तो ये वेरिएबल है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? या तो एक भी बच्चा ना हो, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ टीवी सेट्स demanded during a day from particular showroom, तो हो सकता है कि एक भी टीवी सेट ना डिमांड हो, या एक हो या 2 की या 3 की, पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन यही पॉसिबल वैल्यूज है। तो यहां दो पॉसिबल वैल्यू के बीच आप नहीं बोल सकते कि कोई गैप नहीं है, 0 और 1 के बीच कोई गैप नहीं है, 0 के बाद सीधा 1 ही आता है, नहीं, 0 और 1 के बीच भी नंबर लाइन में देखें तो कई सारी पॉसिबल वैल्यूज है। 1 और 2 के बीच भी कई सारी इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन ये वेरिएबल इनमें से कोई वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता, इट अटेन्स ओनली सर्टेन वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ये डिस्क्रीट है, 0 1 2 3, मतलब इस तरीके का काउंटेबल है, कोई फिक्स वैल्यू आएगा और दो पॉसिबल वैल्यू के बीच गैप है, तो ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये हाइट चेंज होगी, मतलब ये वेरिएबल तो है, लेकिन ऐसा जरूर है कि जिसका हाइट समझ के चलो 150 सेंटीमीटर नहीं होगा तो सीधा क्या 151 ही होगा। 150 और 151 के बीच कई सारी पॉसिबल वैल्यूज है, और ये ऐसा वेरिएबल है, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन दिस रेंज। 150 से 151 के बीच जितनी भी पॉसिबल वैल्यू, उनमें से कोई भी पॉसिबल वैल्यू इसकी हो सके, हो ना हो अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई आई रिमार्क द वर्ड, मैंने वो अंडरलाइन करके बोला था, ठीक है, कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पॉसिबल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबल तो है। 150 और 151 के बीच जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है, उनमें से कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मतलब यहां दो पॉसिबल वैल्यू के बीच कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। टेम्परेचर ऑफ अ डे, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 25 डिग्री नहीं होगा तो सीधा 26 डिग्री होगा, 24 होगा या 25, ऐसा कुछ है नहीं। 20 डिग्री के बाद 21 डिग्री के बीच में कई सारी पॉसिबल वैल्यू है, और इनमें फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू है अटेंड कर सकता है, तो टेम्परेचर ऑफ अ डे कंटिन्यूअस वेरिएबल है। आगे ले जाते हैं, वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो 50 केजी नहीं होगा तो सीधा 51 केजी होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। 50 नहीं होगा तो 51 के बीच भी कई सारे पॉसिबल वैल्यूज है, और इनमें से कोई भी हो सकती है, पॉसिबली तो है, हाँ, पता नहीं एक्चुअल है या ना हो, या हम इतनी अच्छी तरीके से मेजर ना भी कर पाए तो भी वैल्यू तो पॉसिबल है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो इन जनरल में ऐसा बोल दूं कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, वो सोचने के लिए आप ऐसा तरीका अप्लाई कर सकते हो कि वेरिएबल की दो पॉसिबल वैल्यू के बीच में गैप है तो वो डिस्क्रीट है, मतलब डिसकंटिन्यूटी है, गैप है। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, और दो पॉसिबल वैल्यू के बीच गैप ही नहीं है तो वो कंटिन्यूअस है। और जो कंटिन्यूअस है इसका मतलब नो गैप, और गैप नहीं है, ये मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं, हाँ भाई,
प्लीज आप ऐसा मत समझो ये जो क्लासिफिकेशन है वेरिएबल का है, फिर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होते हैं, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूं। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जहां पर वर्ड काउंट यूज करते हैं, काउंट वो डिस्क्रीट है, और जहां वर्ड मेजर यूज करते हैं वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट करते हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट मेजर करते हैं, तो ये डिस्क्रीट है, और हाइट जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्क्रीट माना जाएगा, हाइट जो है वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांडेड फ्रॉम द शोरूम इज काउंटेबल, उसको हम काउंट करते हैं, वर्ड यूज करते हैं काउंट, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट है। वेट ऑफ द स्टूडेंट हम मेजर करेंगे तो वो कंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे, तो ये काउंट हो गए, 0 एक्सीडेंट होगा या 1 होगा या 2 होगा, ये काउंटेबल है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि टेम्परेचर ऑफ अ डे, तो वो मेजर करेंगे, तो वो मेजरेबल है, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जहां पर हम काउंट वर्ड यूज करते हैं वो डिस्क्रीट, और जहां पर मेजर वर्ड यूज करते हैं वो कंटिन्यूअस। तो इन जनरल हम ऐसा मान के चलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हमने सॉल्व किया वो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और अब ये डिस्कशन बहुत काम लगेगा। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिस्क्रीट, इनमें से कौन सा डिस्क्रीट है, मतलब काउंट किसको कर सकते हैं। हाइट ऑफ अ पर्सन मेजर कर सकते हैं, वेट ऑफ कॉमोडिटी मेजर कर सकते हैं, एरिया ऑफ ग्राउंड मेजर करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली काउंट करेंगे। ओके, तो ये डिस्क्रीट है, आप बोलो ऑप्शन डी 8th। Which of the following variable is continuous? Number of errors per page of a book, तो 0 एरर होगी या 1 होगी या 2 होगी। ओके, तो ये तो काउंटेबल है, डिस्क्रीट हो गया। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, वो भी डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, वो भी डिस्क्रीट है। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि पैसा टू पैसा आप उसको चेक करते हो, इनकम का मेजरमेंट होता है, इनकम को काउंट नहीं करेंगे। तो इनकम ऐसी वैल्यू है, हो सकता है किसी की इनकम, ठीक है, जैसे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की बात करें तो उसकी इनकम पर सेकंड भी मेजर कर की जाती है, क्योंकि इतनी इनकम है कि उसको डिवाइड करो पर डे पर मंथ, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। पर ईयर की इनकम को डिवाइड करो तो ठीक है, उसको पर डे में भी कन्वर्ट करो या पर मंथ कन्वर्ट करो, तो ऐसा नहीं कि 50,000 नहीं होगा तो 51,000 ही होगा, या 50,000 और 50,001 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी, कोई भी फ्रैक्शन आ सकता है, तो ये कंटिन्यूअस माना जाएगा। ऑप्शन डी, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो हमारे यहां मार्किंग का पैटर्न इस तरीके का है कि हम मार्क जो देते हैं वो पूरे कंटिन्यूअस नहीं होते, 50 होगा या 51 होगा या 52 होगा, उस हिसाब से हम उसको मार्क देते हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आप मान के चलो कि डिस्क्रीट है। एज ऑफ अ पर्सन, एज तो टाइम का मेजरमेंट है और टाइम कंटिन्यूअस, एज तो मेजरेबल है, ठीक है, तो ये मेजरेबल हुआ तो वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो एज ऑफ अ पर्सन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। 11, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, देखो इनकम ऑफ पर्सन बोलो तो फर्म की इनकम प्रॉफिट है, तो वो भी अल्टीमेटली इनकम ही हुआ, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म भी इनकम के तरीके से, इनकम को हमने कंटिन्यूअस बोला था, तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस वेरिएबल ही होगा, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, अ वेरिएबल, अ डिस्क्रीट वेरिएबल, नन। तो एक्चुअली वो वेरिएबल तो है लेकिन डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, लेकिन इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन तो इट इज अ वेरिएबल, ऑप्शन बी। इन विच क्लासिफिकेशन ओनली वन एट्रीब्यूट इज टेकन एज बेस। क्लासिफिकेशन सिंपल भी होता है, मैनीफोल्ड भी होता है। एक ही एट्रीब्यूट को ध्यान में रख के क्लासीफाई करते हैं तो वो सिंपल है, एक से ज्यादा हो गए तो वो मैनीफोल्ड है। तो आपको मार्क करना होगा सी सिंपल पे। नेम द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा रिलेटेड टू डेली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। डेली डिमांड
तो डिमांड के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे, तो डिमांड को तो मैं यूनिट्स या नंबर्स में एक्सप्रेस करूंगा, तो नंबर में एक्सप्रेस करूंगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट डेटा नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेम द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन ऑफ पर्सन लिविंग इन सर्टेन रीजन। ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन ये दो एट्रीब्यूट है, तो ये क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट का होगा, नॉन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होगा, और उसको मैं टेबल में प्रेजेंट करूंगा तो वो बन जाएगा टेब्यूलेशन। तो ऑप्शन ए है टेब्यूलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा तो बी चलेगा नहीं। सी रॉ डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कहेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर ए होगा टेब्यूलेशन। चलिए 15, रेंज इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर, ऑप्शन ए। Who has given the alternative rule to determine number of classes in forming continuous frequency distribution? देखो ये बात हमने डिस्कस नहीं की है रेगुलर लेक्चर में, मैं इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं। जब हम क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल कौन सा है, फिर वो वेरिएबल की लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू निकाल के रेंज निकालते हैं, और फिर नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज पर से हम दो चीज डिटरमाइन करेंगे, या तो हम डिटरमाइन करेंगे क्लास लेंथ, या तो डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। कोई भी एक हो तो दूसरा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ क्लासेस को डिटरमाइन करने का एक रूल ये है, एक जो प्रोफेसर स्टर्ज ने दिया था, उन्होंने कहा था कि k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n टू द बेस 10। ये एक रूल दिया हुआ है। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कितने वेरिएबल की वैल्यूज है वो n है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी है वो सब, ये आपका n हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सपोज आपका n का वैल्यू 100 आइटम्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 प्लस 3.322 log 100 टू द बेस 10। अब इसका मुझे निकालना पड़ेगा आंसर 1 प्लस 3.322 log 100 टू द बेस 10। तो 100 के लिए log 100 टू द बेस 10 के लिए वैल्यू होगी 2.000, मैं इसको 2 ही बोल दूं। अब इसका मैं कैलकुलेट करूंगा 3.322 इंटू 2, पहले ये प्लस 1 करेंगे और जो आएगा वो फ्रैक्शन होगा, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, फ्रैक्शन में से उसको अप्रोक्सीमेट इंटीजर जो होगा क्लोजेस्ट उसमें कन्वर्ट करके k का वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। तो ये एक टेक्निक है जिसका यूज करके आप नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये टेक्निक से काम करना हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका पूरा आंसर फाइनल जो है वो निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3.322 प्लस 1 7.644, तो अप्रोक्सीमेटली 8 क्लासेस। तो मुझे इसको 8 क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं स्टर्ज का रूल, इसको बोलते हैं स्टर्ज रूल, तो इसका यूज करके भी मैं नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमाइन कर सकता हूं। तो चलिए स्टर्ज रूल, तो यहां क्वेश्चन यही था कि हु हैज गिवन द ऑल्टरनेटिव रूल टू डिटरमाइन, 16th क्वेश्चन में बोल रहा हूं, तो ऑप्शन होगा बी स्टर्ज। 17th, क्लास लेंथ इज डिनोटेड बाय, ऑब्वियसली ऑप्शन सी, क्लास लेंथ इज डिनोटेड बाय सी, और वो ऑप्शन भी सी है। What should be the minimum number of classes in forming continuous frequency distribution? 5 से ज्यादा रखने चाहिए, मतलब मिनिमम 6, 5 से ज्यादा में 6 आएगा, तो ऑप्शन बी आपको मार्क करना है। नेक्स्ट, what should be the maximum number of classes in forming continuous frequency? 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 होने चाहिए, तो वो है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, what is the mid value of class 20 to 29? Obvious है 20 to 29, 20 plus 29 डिवाइड बाई 2 करो, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 24.5, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू स्टर्ज रूल नंबर ऑफ क्लासेस ये रहा भाई,
1 + 3.322 log n to the base 10 और वो ऑप्शन ए है, तो आप टिक मार्क कर दो ऑप्शन ए को। नेक्स्ट, इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास? ओके, क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए? एवरेज ऑफ टू सक्सेसिव लोअर बाउंड्री पॉइंट। दो लोअर बाउंड्री पॉइंट का एवरेज नहीं, डिफरेंस लेते हैं, तो ठीक है, ऑप्शन ए नहीं चलेगा। एवरेज ऑफ क्लास लिमिट, दो क्लास लिमिट का एवरेज करेंगे तो मिड वैल्यू मिल जाएगा, तो वो भी गलत है। डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ दैट क्लास। हाँ, एक ही क्लास की बात करें तो दो एक ही क्लास के दोनों बाउंड्री पॉइंट का डिफरेंस निकालना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरेज ऑफ अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट नहीं, वो तो मिड वैल्यू हो जाती है, तो अल्टीमेट ऑप्शन है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट, रेंज ऑफ एन अनग्रुप डेटा इज 55। देखो 55 रेंज है, डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, व्हाट इज द क्लास लेंथ? तो क्लास लेंथ सी की वैल्यू हम रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस से करेंगे, तो रेंज है 55 और नंबर ऑफ क्लासेस है 6, तो आपको 55 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 55 डिवाइड बाय 6 इट इज 9.16। लेकिन जब भी आप इस तरीके से काम करो तो हमेशा हायर साइड अप्रोक्सीमेशन करना है। 9.16 तो 9 नहीं, जब भी आप रेंज रखो पूरी 10 की रेंज रखो, तो ये 9 नहीं रख सकते, 9.16 भी नहीं रख सकते, हमको क्लास की लेंथ रखनी है 10 की कंपल्सरीली। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं, तो हमारे यहाँ इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 24, इंक्लूसिव क्लासेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन 10 to 19.5, फिर 0.5 का गैप है, 20 to 29.5, फिर 0.5 का गैप है, 30 to 39.5। व्हाट आर द एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट्स फॉर द सेकेंड क्लास? सेकेंड की सिर्फ बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करके भी दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, क्लास कौन से बनाए हैं इन्होंने? इंक्लूसिव क्लास ये है, क्लास लेकिन इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव क्लास है 10 to 19.5, फिर 20 to 29.5, फिर 30 to 39.5। इसका मतलब दो क्लास के बीच जो गैप है डी कितना है? आप बोलोगे 0.5 का। चलिए, मुझे एक्सक्लूसिव क्लास बनाने हैं तो लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट चाहिए, इससे तो लिमिट मिलेगी, तो D 0.5 है। लोअर बाउंड्री पॉइंट का मतलब होता है लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द D, और अपर बाउंड्री पॉइंट का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द D। तो ये दोनों वैल्यू से मेरा काम हो जाएगा, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सेकेंड क्लास ओनली, तो सेकेंड क्लास ये है, तो D 0.5 है। लोअर लिमिट इसका होगा 20 प्लस हाफ ऑफ 20 माइनस हाफ ऑफ 0.5। 0.5 का हाफ करेंगे तो 0.25, 20 में से 0.25 माइनस करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 19.75। तो सेकेंड क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट 19.75, और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए अपर लिमिट 29.5 प्लस हाफ ऑफ 0.5, तो ये होगा 29.5 प्लस 0.25, ऐड करेंगे तो 29.75 होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 29.75। तो क्लास क्या बनेगा? एक्सक्लूसिव क्लास होगा 19.75 टू 29.75, और ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी है, तो आप टिक मार्क कर सकते हो ऑप्शन बी।
19.75 to 29.75. 25th question. What is called the repetition of variable value? वेरिएबल कितनी बार रिपीट होता है उसको तो बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी. तो दैट रिपीटेशन वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन डी है यहां पर. 26. क्लासिफिकेशन इज ऑफ ब्लैंक टाइप्स. क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हैं? दो है. क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो दे आर ऑफ द टू टाइप्स. ऑप्शन ए. 27. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ ब्लैंक टाइप. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप के हैं. कौन से? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. हाँ, कंटिन्यूअस में फर्दर दो कैटेगरी है, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दो टाइप है. तो ऑप्शन ए होगा 2. 28. Which one is the correct formula for determining class length? क्लास लेंथ डिटरमाइन करनी है तो C is equal to range डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करना पड़ेगा. और ये ऑप्शन कौन सा है देख लो, ये ऑप्शन है C. 29. In which kind of continuous frequency distribution class limits and class boundary points are same? एक्सक्लूसिव में ऐसा होगा जो लिमिट्स और बाउंड्री पॉइंट सेम होंगे. ऑप्शन है बी. 30. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हो सकता है, अरेंज तो करते हैं ऑब्जर्वेशन को. अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, वो भी करते हैं. रिलेट्स टू अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी है. डी ऑल दीज. तो हाँ भाई, ऑल दीज हमारा आंसर होगा. तो देखो भाई, हमने 30 MCQ तक कर दिया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के MCQs हम डिस्कस करेंगे. चलिए यहां पर अपना वीडियो आज खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच.